Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. This is the second lecture for class 10th History, chapter number 1, Rise of Nationalism in Europe. And the topic of today's lecture is French Revolution and Idea of Nationalism. See, फ्रांस एक ऐसी कंट्री थी यूरोप में जिसने सबसे पहले नेशनलिज्म के आइडिया को इमर्ज होते हुए देखा था, है ना। रादर यहाँ के ही लोगों ने नेशनलिज्म को बनाया था एक तरीके से, ठीक है। सबसे पहले उन लोगों ने नेशनलिज्म को एक्सपीरियंस किया था। इसके बाद जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं फ्रांस में, वो सबकी सब एग्जाम्पल बनती चली जाती हैं पूरे के पूरे यूरोपियन कंट्रीज के लिए, है ना। यहाँ पर हमने देखा कि फ्रांस के राजा होते हैं लुई 16 एक ऑटोक्रेटिक राजा है जिनके काल में, मतलब जिनके समय में जो पीजेंट्स हैं, वर्कर्स जो हैं, दे आर नॉट हैप्पी, है ना। सिटीजन्स जो हैं वो हैप्पी नहीं है, जिसका कारण क्या है, पावर सेंट्रलाइज है केवल और केवल लुई 16 के हाथ में। धीरे धीरे करके लोगों के बीच में जब उनको ये समझ में आता है कि उनके पास पॉलिटिकल राइट्स नहीं है, राइट टू वोट नहीं है ना, एसोसिएशंस नहीं फॉर्म कर सकते, सेंसरशिप है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनको एक फुल फ्लेज्ड लाइफ जीने के लिए सपोर्ट नहीं कर रही। यहाँ पर रेवोल्यूशंस बनते हैं, है ना। लोग शुरू करते हैं साथ में आना और किंग के अगेंस्ट रेवोल्यूशन करना। सबसे पहले रेवोल्यूशन यूरोप में हो रहा है आपके फ्रांस में। एग्जैक्ट जो ईयर है आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन का, दैट इज 1789। 1789 के फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज होते हैं, मतलब जो लोग रेवोल्यूशन कर रहे हैं, हम उनको बोलेंगे रेवोल्यूशनरीज। ये जो रेवोल्यूशनरीज हैं, जब ये ग्रुप बना रहे हैं, जब ये एसोसिएशंस बना रहे हैं, तो इसमें पीजेंट्स को, वर्कर्स को, सारे लोगों को इकट्ठा करते हैं, है ना। जब ये लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, उस लेवल से ही ये एक कॉमन आइडेंटिटी से सबको जोड़ने की कोशिश करते हैं। सी, जो रेवोल्यूशनरीज होते हैं, मतलब जिन लोगों ने रेवोल्यूशन को शुरू किया है, जो उसमें इकट्ठे होते चले जा रहे हैं, उन लोगों ने कुछ ऐसी पॉइंट्स को, कुछ ऐसे की पॉइंट्स को हमेशा से ध्यान में रखा जो कि नेशनलिज्म को हमेशा सपोर्ट करता ही चला गया। लोग उससे जुड़ते चले गए और नेशनलिज्म इमर्ज होते गए, है ना। यहाँ पर हम इस लेक्चर में वही सारे पॉइंट्स को देखेंगे। सबसे पहले तो ये कलेक्टिव आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं अमंग फ्रेंच पीपल। जो फ्रेंच सिटीजन्स होते हैं उनके मन में कलेक्टिव आइडेंटिटी बनना शुरू हो जाती है कि हम सारे इंडिविजुअली सिटीजन्स तो हैं, लेकिन जब हम ग्रुप में आकर अपने मोनार्क के अगेंस्ट खड़े हैं, अपनी कंट्री को इंडिपेंडेंट कराने के लिए खड़े हैं, उसको हटाने के लिए खड़े हैं, तो हम रेवोल्यूशनरीज हैं, है ना। ये जो टर्म है रेवोल्यूशनरीज, इसके अंदर ही एक कॉमन आइडेंटिटी छुपी है, ठीक है। ये कॉमन आइडेंटिटी तो इमर्ज होती है, साथ में कुछ बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स यहाँ पर आते हैं जिसकी मदद से रेवोल्यूशनरीज अपने एम को अचीव करने में सक्सेसफुल होते हैं अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, ठीक है। देखते हैं कौन से पॉइंट्स हैं। आइडियाज ऑफ ला पैट्री एंड ले सिटुएन। ला पैट्री मतलब एक फादरलैंड की फीलिंग। फादरलैंड किसको बोल रहे हैं? फ्रेंच कंट्री को, ठीक है। मतलब कि जो सिटीजन्स हैं वो अपनी नेशन को, फ्रांस को एक फादरलैंड की तरह देख रहे हैं, है ना। और उसको प्रोटेक्ट करना, जो आपके लुई 16 है, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपने रेवोल्यूशन को आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। और एक कॉमन आइडेंटिटी वहां तक पहुंच रही। प्लस रेवोल्यूशनरीज का ये सोचना होता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन हम बनाएंगे उसमें हम सारे लोगों को इक्वल राइट्स देंगे, सारे सिटीजन्स को इक्वल राइट्स देंगे। देन न्यू फ्लैग रिप्लेस दी रॉयल वन। रॉयल वन का मतलब है कि जो लुई 16 का फ्लैग हुआ करता था, है ना। लुई 16 का फ्लैग मतलब फ्रांस का फ्लैग, ठीक है। तो जो फ्रांस का रॉयल फ्लैग होता था उसको बदल दिया गया, उसको रिप्लेस कर दिया गया नए फ्लैग से, जिसमें कलर थे ब्लू, वाइट एंड रेड। क्यों? ये जो नया फ्लैग आया ये एक्चुअली रेवोल्यूशनरीज का फ्लैग था, है ना। जनरली हम देखते हैं कि अगर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं या रेवोल्यूशन कर रहे हैं तो एक सिंबल बनाना चाहते हैं अपने रेवोल्यूशन का। जनरली हम देखते हैं कि वो एक सिंबल फ्लैग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेवोल्यूशनरीज फ्लैग लेकर आते हैं उसको रॉयल फ्लैग से
रॉयल फ्लैग को अपने फ्लैग से रिप्लेस कर देते हैं। देन स्टेट जनरल जो होती है वो एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा इलेक्टेड होती है। स्टेट सिस्टम क्या है, इसके लिए थोड़ा सा 9th में जाना पड़ेगा। कैसे? जो फ्रेंच सोसाइटी थी, it was divided into 3 estates. First estate, second estate, third estate. First estate was clergy, second was nobility, and third was peasants and artists. मतलब सोसाइटी जो थी वो ये 3 हिस्सों में बटी हुई थी, जिसमें से थर्ड एस्टेट के जो लोग थे ये सबसे ज्यादा परेशान थे, पीजेंट्स एंड आर्टिस्ट। क्यों? क्योंकि जितने भी टैक्सेस थे, जितने भी ड्यूज थे, सब कुछ इसको पे करना पड़ता था पीजेंट्स एंड आर्टिस्ट को। ठीक है, नोवेलिटी में जो किंग आ रहा है, क्लर्जी में जो चर्च में काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, या चर्च को बिलोंग करने वाले जो लोग हैं, ये दोनों फ्री थे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ टैक्सेस। राजा तो टैक्स देगा नहीं, लेगा, ठीक है, लेकिन वो किससे नहीं ले रहा था? चर्च में रहने वाले लोगों से भी नहीं ले रहा था। जो लोग चर्च को बिलोंग कर रहे हैं उनसे भी टैक्स नहीं ले रहा, अपने जो उसके मिनिस्टर्स हैं या जो उसकी फैमिली है, ठीक है, उन लोगों से भी वो टैक्स नहीं ले रहा। टैक्स ले रहा है सिर्फ और सिर्फ पीजेंट्स एंड आर्टिस्ट, यानी कि थर्ड एस्टेट। ठीक है, अब यहाँ पर फ्रांस, ऑल्दो इट वाज एन मोनार्की, लेकिन यहाँ पर एक सिस्टम था कि किंग कोई भी डिसीजन अपने आप से नहीं ले सकता। अथॉरिटी है, सेंट्रलाइज पावर है, लेकिन उसको एक मीटिंग, उसको एक असेंबली से कंसल्ट करना पड़ेगा, और वो असेंबली जो है उसको कहते थे स्टेट जनरल। मतलब कि तीनों स्टेट्स के लोग वहां पर आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 600 पीपल थे पीजेंट्स एंड आर्टिस्ट से, 300 फ्रॉम नोबिलिटी एंड 300 फ्रॉम क्लर्जी। ठीक है, इनको डबल रिप्रेजेंटेशन क्यों मिला है? क्योंकि दीज वर दी लार्जर पॉपुलेशन। लेकिन यहाँ पर इनके साथ इक्वालिटी नहीं होती, हर स्टेट के पास केवल एक वोट होता है ना। मतलब कि ये जो 300 लोग यहाँ पर हैं, इनके पास केवल एक ही वोट है। 300 वोट नहीं है, हर इंडिविजुअल के पास अलग वोट नहीं है, इंडिविजुअल स्टेट के पास एक वोट है। ठीक है, अब तीनों के पास एक एक वोट है, जो भी डिसीजन होगा वो कैसे होगा? मेजॉरिटी से। तो मेजॉरिटी में तो ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर टैक्सेस को कम करने की बात आती है तो ये दोनों तो हाँ बोलने से रहे, तो कौन हारा? पीजेंट्स एंड आर्टिस्ट। ठीक है, अगर ये लोग कुछ ऐसा आइडिया सजेस्ट करते हैं टैक्सेस को लेकर या ड्यूज को लेकर, तो ये दोनों नहीं मानते थे, और हमेशा हार किसकी हो रही थी? पीजेंट्स एंड आर्टिस्ट की। और साथ में इनको मीटिंग में भी अनइक्वली ट्रीट किया जाता था, राइट। जिसके कारण क्या होता है कि ये जब बोलते हैं कि एक एक एस्टेट को एक वोटिंग राइट देने से अच्छा है कि आप हर एक मेंबर को इंडिविजुअल वोटिंग राइट दें, कि अगर यहाँ पर 300 मेंबर है तो यहाँ पर 300 वोट्स होने चाहिए। ठीक है, लेकिन किंग जो होते हैं लुईस 16 इसको मना कर देते हैं कि ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो थर्ड एस्टेट के पीपल होते हैं ये प्रोटेस्ट में असेंबली से बाहर निकलते हैं एंड दे फॉर्म्ड नेशनल असेंबली। ये अपना एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप में डिसाइड करते हैं कि अब हम थर्ड एस्टेट के जो लोग हैं हम एस्टेट सिस्टम के ही अगेंस्ट जाएंगे, हम मोनार्क के ही अगेंस्ट जाएंगे, हम रेवोल्यूशन करेंगे। और उसके लिए जो ग्रुप बनाते हैं उसको बोला गया है नेशनल असेंबली। ठीक है, तो यहाँ पर जब रेवोल्यूशनरीज लोग अपना काम करते हैं, है ना, रेवोल्यूशनरीज जब हाईलाइट हो रहे हैं, तो ये क्या करेंगे? एस्टेट जनरल जो होगा वो एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा इलेक्टेड होगा। एक्टिव सिटीजन्स मतलब क्राइटेरिया दिया हुआ था। ठीक है, हम उतना डीप में नहीं जाएंगे, बस इतना ध्यान रखें कि एक इकोनॉमिकल टर्म था, साथ में सोशल टर्म कैसा था? एक्टिव सिटीजन्स में सिर्फ और सिर्फ मेन को लिया गया था, विमेन को नहीं लिया गया था। ठीक है, तो स्टेट जनरल इलेक्टेड होगा, साथ में नेशनल असेंबली जो होती है उसको रिनेम करते हैं, मतलब और ज्यादा पावरफुल करने की कोशिश कर रहे हैं किसको? अपने ग्रुप को, राइट। देन न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड। अब रेवोल्यूशन में हाइम्स या जो नया आप कहें सॉन्ग्स हैं, जो पोइट्रीज हैं, इनको क्रिएट करने से क्या होगा? इनको क्रिएट करने से रेवोल्यूशन में डायरेक्ट कोई चेंज नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये लोगों को मोटिवेट करने के लिए, उनको एक कलेक्टिव आइडेंटिटी याद दिलाते रहने के लिए एक तरीके से मोटिवेशन है ना। डायरेक्टली कुछ चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली लोगों की फीलिंग को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, राइट। इसलिए यहाँ पर नए हाइम्स और पोएम्स और पोइट्रीज, बहुत सारी चीजों को क्रिएट किया जाता है। देन
Centralized administrative system was set up, uniform laws for all. सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मतलब कि कंट्री को चलाने के लिए एक तरीके से ढांचा तैयार किया जा रहा था, बट इट वाज आल्सो सेंट्रलाइज्ड, ठीक है। लेकिन हमने उसमें सारे मतलब जो रेवोल्यूशनरीज थे उनका ये कहना था कि हम सबको इक्वल राइट्स यहाँ पर प्रोवाइड करना चाहते हैं। देन इक्वल राइट्स और साथ में यूनिफॉर्म लॉज, मतलब हर एक व्यक्ति को सेम लॉज के अंदर ट्रीट किया जाएगा, है ना। अगर किसी ने 10 रुपए चुराए हैं तो उसको मतलब कोई भी व्यक्ति, चाहे किंग 10 रुपए चुराए या एक रिक्शा वाला 10 रुपए चुराए, पीजेंट या फार्मर 10 रुपए चुराए, दोनों के लिए सजा एक ही होनी चाहिए। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म लॉ को, यूनिफॉर्म लॉ का वहां पर होना, ठीक है। देन इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश्ड। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज मतलब कि यहाँ पर पीजेंट्स एंड आर्टिस्ट के अलावा कुछ ट्रेडर्स थे, कुछ छोटे मोटे बिजनेसमैन थे, ये सब के लिए क्या हो रहा था कि जो इंटरनल ड्यूज थे या ड्यूटीज थी, है ना, इंटरनली किसी भी जगह पर ट्रेड करने के लिए जो ड्यूटीज लग रही थी, जो टैक्सेस लग रहे थे, वो ज़्यादा थे, ठीक है। तो जब रेवोल्यूशनरीज आते हैं ये सारे टैक्सेस को ख़त्म करते हैं, है ना, और जो ड्यूज होते हैं उनको भी ख़त्म कर देते हैं, अबॉलिश कर देते हैं, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, लोगों के पास पैसा बचेगा तो प्रॉफिट बचेगा, है ना, और वो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज कर सकता है। एक तरीके से जो टैक्सेस दे रहे थे उसको कम करने की कोशिश यहाँ पर की गई। देन यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वाज अडॉप्टेड। वेट्स और मेजर्स क्या होता है, मतलब कि जैसे आज आप देखते हैं 1 ग्राम 1 किलोग्राम, मतलब एक स्पेसिफिक टर्म है, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 1 ग्राम अलग है और कहीं और पर 1 ग्राम अलग। 1 ग्राम सारी जगह पर सेम है, यूनिफॉर्म है ना। जैसे आप बाट देखते हैं, बाट समझते हैं, जिसमें जो मेजर करने के काम आता है, ठीक है। ये अलग अलग होने से क्या प्रॉब्लम है, अलग अलग होने से समस्या ये आती है कि एक जगह पर मतलब एक सामान की क्वांटिटी फिक्स्ड नहीं हो पाएगी अकॉर्डिंग टू इट्स वैल्यू। उसका जो प्राइस है, उसकी जो वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग सामान की क्वांटिटी फिक्स नहीं है। अगर हर जगह लोग अलग अलग मेजर मानते हैं, है ना, आप एक दुकान पर कपड़ा लेने गए, उसका 1 मीटर बड़ा है, लेकिन आप दूसरी दुकान पर कपड़ा लेने जाओगे और उसका 1 मीटर का मेजर छोटा है, तो कम कपड़ा देगा आपको, ठीक है। ऐसे में क्या होगा, एक यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं बन पाएगा, है ना, और मार्केट डिस्टर्ब्ड रहेगा, बैलेंस्ड नहीं रहेगा। दैट इज वाई यहाँ पर एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स को बनाया जाता है। देन रीजनल डायलेक्ट्स जो होते हैं दे वर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच बिकम द लैंग्वेज ऑफ द नेशन। जो अलग अलग एरियाज में लोग अपनी अपनी लोकल लैंग्वेज बोल रहे थे, लोकल डायलेक्ट्स को बोल रहे थे, उस पर कम्युनिकेट कर रहे थे, उसको डिस्करेज किया जाता है कि नहीं, हमें एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बनानी है, तो हम सबको फ्रेंच सीखनी चाहिए, हम सबको फ्रेंच बोलनी चाहिए, है ना, ना कि अपनी रीजनल लैंग्वेज में। रीजनल लैंग्वेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना देकर हमें फ्रेंच लैंग्वेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। सो दीज वर दी सम काइंड ऑफ कंडीशंस जो थी जिसके कारण कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट होती है। अब कलेक्टिव आइडेंटिटी होती है, साथ में रेवोल्यूशन जो है उसका लेवल अप होते जा रहे हैं, मतलब लेवल बढ़ते जा रहे हैं, रेवोल्यूशनरीज इकट्ठे होते जा रहे हैं, और किंग को भी ये चीज़ समझ में आ रही है कि अब वो लंबे समय तक इनको कंट्रोल नहीं कर सकता। जब यहाँ पर मोनार्क को हटा दिया जाता है, तब फ्रेंच आर्मी जो होती है, जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज हैं, ये अपने आप का एक एम समझने लगते हैं कि अब हमें पूरे यूरोप में नेशनलिज्म को स्प्रेड करना है। अब दूसरी कंट्रीज में जो पीजेंट्स हैं, जो वर्कर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, जो परेशान हैं मोनार्क से, हमें उनको एक रास्ता दिखाना है। मतलब दे स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग इट एज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। और बाकी कंट्रीज में जो रेवोल्यूशनरीज थे, जो धीरे धीरे लोग परेशान थे, अब वो जब फ्रांस में रेवोल्यूशनरीज को देखते हैं तो उनको ये चीज़ समझ में आती है कि अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। मतलब इट इज़ अ काइंड ऑफ inspiration for the other peoples who were suffering in the countries of Europe, ठीक है। तो यहाँ से अब जो नेशनलिज्म है इसको फैलाने का काम कौन कर रहा है, फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज, राइट। सो आई होप इतना क्लियर है। इफ यू हैव एनी डाउट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।